गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज सैटरडे है और हमने कहा था कि आज हम बजट को देखेंगे। ये जो बजट है इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बनाया है। तो आज जो है पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 कल यानी कि संडे को आएगा। और कल हमारा जो वीकली एमसीक्यू हमने शुरू किया है करंट अफेयर का वह भी आएगा। तो एक वीक का जो करंट अफेयर आएगा वह भी उसमें शामिल होगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो भी करंट अफेयर हो उसे वीकली वाइज हम रिवाइज करते चलें ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा भार ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बजट 2021-22। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोले गए एक वक्तव्य से शुरू किया गया। बोला गया, विश्व बाज जो है वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और तब गाती है जब भोर में अंधेरा बना ही रहता है, यानी वह विश्वास पर जोर दे रही है। आपको पता है कि भारत को अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन ले जाना है, तो यह कब होगा? जब वह विश्वास बनेगा। यह जो बजट है नए दशक का पहला बजट भी है और इसके अलावा यह एक डिजिटल बजट भी था। क्या है? नए दशक का पहला बजट और एक डिजिटल बजट। इसके अलावा ये जो 2021 है यह हमारे ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। कैसे? ये देखिए, यह आज़ादी का जो है 75वां वर्ष है, यानी हमारे आज़ादी के कितने हो जाएंगे? 75 वर्ष। दूसरा, भारत में गोवा का जो है ये 60वां वर्ष होगा विलय का, यानी कि 60 वर्ष पूर्व विलय किया गया था गोवा का भारत में पुर्तगाल से। इसके अलावा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का यह 50वां वर्ष भी है। यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना वर्ष भी है। आपको पता है कि जनगणना जो है 2022 में किया जाएगा। इसके अलावा यह ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का भी वर्ष है, यानी कि जो 2021 है ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और यह हमारे चंद्रयान मिशन 3 का भी वर्ष होगा। इसके अलावा हरिद्वार महाकुंभ का भी वर्ष है कौन? 2021। तो इस वित्तीय वर्ष में आप देख सकते हैं कि कितने सारे महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक कार्य होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बजट। इस बजट में 6 पिलर पर जोर दिया गया है। पहला क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर दिया गया है। दूसरा है भौतिक वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवा नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। और छठा जो पिलर है वह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये इन 6 पिलरों को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला पिलर हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य और कल्याण। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। पहला क्या है? निवारक, यानी किसी चीज़ का निवारण करना। दूसरा उपचारात्मक, उपचार करना और क्या? सुधार करना। यानी कि तीसरा जो है सुधारात्मक और कल्याण, यानी कि जो स्वास्थ्य के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया गया उसमें किन किन को शामिल किया जाएगा? निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक कल्याण को। इसके अलावा एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। एक प्रायोजित है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी। उसका जो नाम रखा गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसकी जो लागत होगी 64,180 करोड़ रुपये होगी और यह 6 वर्ष के लिए लॉन्च की जाएगी। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यानी कि PMASBY, इसे कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। और यह कितनी राशि है? 64,180 करोड़ रुपए की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रायोजित योजना है।
यह प्राथमिक, देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करेगा। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर जो स्वास्थ्य प्रणाली होती है उसकी क्षमताओं को विकसित करेगा। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करेगी और नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने, जिस प्रकार से अभी कोविड-19 आया, करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था भी बनाएगी। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो स्वास्थ्य प्रणाली होते हैं, जैसे आप देखते होंगे प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, उसके बाद अनुमंडल स्तर पर हॉस्पिटल होते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर हॉस्पिटल होते हैं, तो इन क्षेत्रों को ये क्या करेगी, उसको सुदृढ़ करेगी। इसके अलावा जो नई नई बीमारियां आती है उसको देखने के लिए एक नई संस्था भी बनाई जाएगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है चल रहा है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त होगी। यानी कि उसमें शामिल नहीं बल्कि उसके अलावा होगी। कौन सा? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके बारे में और बतलाया गया है कि इस योजना के अंतर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित है। देखिए 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3,382 लोक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करना है। किसका? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना का। इसके अलावा 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करना भी है। इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC को, जो इसकी निगरानी इकाई को क्या किया जाएगा? सुदृढ़ किया जाएगा। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा ताकि सभी लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके। मतलब जो भी हमारे राज्य में और संघ राज्य क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि अनुमंडल अस्पताल, ब्लॉक अस्पताल जो भी होते हैं, उन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। किसके? एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल के द्वारा। इसमें 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करना और 33 मौजूदा लोक स्वास्थ्य इकाइयों को प्रवेश बिंदुओं पर सुदृढ़ करना है। जैसे कि 32 विमानपत्तनों, जैसे कि जो भी प्रवेश वाले एरिया हैं, जैसे कि बॉर्डर, ये तो बॉर्डर वाले एरिया, ये बंदरगाह और विमान से, तो जो भी एरिया, जानते क्या ये जो कोविड-19 आया कैसे बिना बाहर एंट्री के तो नहीं हो सकता था, है ना। इसलिए इसे मजबूत करना है कि जो भी प्रवेश करे कम से कम उसकी जांच हो सके ताकि जो देश में बीमारियां फैल जाती है उसे रोका जा सके। यानी कि ये जो कोविड-19 से भारत सरकार ने सबक लेते हुए इस बजट में खास करके इस पर जोर दिया है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। तो आप देख रहे हैं कि जो भी कोविड-19 से जो कमियां ही उसे पूरा करने के लिए, जो भी कमियां हुई उसे पूरा करने के लिए क्या किया गया? इस योजना को शुरू किया गया। अब जो भी प्रावधान देख रहे हैं वो उसी से संबंधित है। इसके अलावा देखिए 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना है। आपको पता है कि वन हेल्थ जो है WHO का कार्यक्रम है दक्षिण पूर्व एशिया में, उसके तहत जो सेफ्टी है उसे भी लागू किया जाएगा। देखिए वन हेल्थ जो कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म है के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, बायो सेफ्टी लेवल और जो लेवल 3 होते हैं प्रयोगशाला और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की भी स्थापना की जाएगी। किसके तहत? PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। या कोविड-19 से पूरी तरह से जोड़ सकते हैं कि कोविड-19 के कारण क्या कमियां रही कि भारत में इतने केस सामने आए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह लाया गया प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना। अब हम स्वस्थ में नेक्स्ट चरण पे आते हैं। तो इसमें पोषण बात किएगा, पोषण पे। तो पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ करने के लिए समपूरक पोषण कार्यक्रम के 2 योजना चल रहे हैं पोषण के लिए, समपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान जो है को विलय करके मिशन पोषण 2
मिशन पोषण 2 का क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा, यानी संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को खत्म करके, यानी कि दोनों को एक साथ विलय करके क्या किया जाएगा, मिशन पोषण 2.0। इसके अलावा 112 आकांक्षी जिलों, इसमें जो 112 आकांक्षी जिले होते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति भी अपनाई जाएगी, यानी कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उसमें आपको इसे लागू किया जाएगा ताकि वहाँ स्थिति सुदृढ़ हो। देखिए जो बजट जो होता है उसमें क्या होता है कि एक अभिभाषण होता है, इसमें आप सोच रहे हो कि आंकड़े नहीं आ रहे, आंकड़े जो है ना वो भाग 2 जब आपको देंगे यानी पार्ट 2 उसमें आपको आंकड़े देंगे। इसमें क्या होता है, भारत सरकार जो भी घोषणाएं करती है कि हम ये करने वाले हैं, हम कौन सी योजनाएं लाएंगे, तो वो इसमें शामिल किया गया है। इसलिए जो पार्ट 2 में आंकड़े जो आएंगे, कितना टैक्स बढ़ा, टैक्स लग, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब, क्योंकि आप देखेंगे यही सब योजनाएं अब शुरू होंगी और यही हमें पढ़ना होगा, इसलिए बजट में भी इन सबको शामिल कर रहा है। देखिए स्वास्थ्य में ही हम अभी पहले चरण में ही है, यानी कि जो स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित इसमें, तो उसमें है जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वसुलभ स्वास्थ्य हासिल करने के लिए एक पूर्व अपेक्षा के रूप में स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण की महत्ता पर बार बार बल दिया है। इसीलिए जल जीवन मिशन शहरी को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि देखिए नेक्स्ट क्या है, जल जीवन मिशन शहरी, नेक्स्ट जो योजना शुरू होगा जल जीवन मिशन शहरी। इसका उद्देश्य क्या होगा कि सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है। यानी इसका उद्देश्य क्या होगा कि नल जल घर जो बिहार सरकार का चल रहा है उसको राष्ट्र स्तर पर लागू करना, यानी प्रत्येक घरों में नल का जल देना। इसके अलावा तरल अपशिष्ट जो होते हैं उसे खत्म करना और या फिर व्यवस्थित करना। अमृत शहरों, ये 500 जो अमृत शहर बनाए गए हैं अमृत योजना के तहत, और इसे देखिए 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 5 वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा। हमने जो पढ़ा है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, वो कितने वर्ष हो गया, वो 6 वर्ष के लिए होगा, और यह कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए, तो इसे याद रखिएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसका उद्देश्य क्या है, शहरी भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए पूर्ण अवमल यानी कि जो मल होते हैं उसे समाप्त करना, प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने, निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों को अपशिष्ट के प्रभावी रूप से प्रबंध करने, वायु प्रदूषण में कमी लाने और सभी पुराने डंप साइटों के वायु उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया था उसके तहत जो है ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का दर्जा देना है शहरों को। तो ODF तो हो गया, मतलब कि ओपन डिफेक्शन फ्री तो हमने भारत में लागू कर दिया लगभग। अब सभी घरों में क्या है कि शौचालय बन चुके हैं, और कई शहरों को तो ODF प्लस का भी दर्जा दे दिया गया है। ODF प्लस यानी कि जो है ODF का अर्थ हुआ कि खुले में शौच मुक्त हो जाना, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच मुक्त मतलब खुले में शौच नहीं कर रहा है। ODF प्लस का अर्थ हुआ कि खुले में, देखिए घरों में शौचालय रहेंगे तो इसका अर्थ यानी कि बाहर में शौचालय ना हो। तो ODF प्लस क्या होता है, अगर बाहर यानी कि शहरों में भी जगह जगह जो सार्वजनिक स्थान है शौचालय बनने लगे तो उस जब शौचालय से बन जाते हैं तो उस शहर को क्या कहा जाए, ODF प्लस। तो इस चरण में लगभग भारत सरकार पहुंच चुकी है, यानी कि ODF प्लस पे पहुंच चुकी है। जो नेक्स्ट ये जो बात की जा रही है इतने सारे, ये ODF प्लस को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। ODF प्लस इसमें क्या होगा, ये देखिए जो
मल होंगे, यानी कि जो शौचालय बनाए गए, सार्वजनिक शौचालय जो बनाए गए, उसमें जो मल इकट्ठा होगा उसे प्रबंधित करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट उससे अगर नदियों में छोड़ा जाए तो नदियाँ क्या होगी, प्रदूषित हो जाएगी। तो इसे समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके जो मल होंगे पहले उसे क्या किया जाएगा, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। यहाँ उसे लगभग स्वच्छ जल में बदल करके फिर से उसे नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। इससे क्या हो कि हमारी नदी की जो अविरलता है वो बरकरार रहे, यानी कि वह प्रदूषित ना हो, और यह भी संचालित होता है। तो यह क्या है, चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। तो ODF प्लस हो गया, ODF प्लस प्लस भी हो जाएगा, और देखिए ODF प्लस प्लस के तहत ही ये क्या किया जा रहा है, इन सब कार्यों को पूरा किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे कि अवमल प्रबंधन, जैसा कि बताया आपको ODF प्लस प्लस में करना ही है। अपशिष्ट जल शोधन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, मतलब जो कचरा, जैसे कि आप देख रहे होंगे शहरों में अब कि जो कचरे के जो आते वाहन वगैरह उसमें अलग अलग डब्बे लगे होते हैं, या फिर आप सार्वजनिक स्थान पर जो कचरे के बास्केट देखते होंगे उसमें क्या हो, डस्टबिन, उसमें क्या अलग अलग डब्बे देखते होंगे, हरे रंग के, ब्लू रंग के, इस प्रकार से। तो क्या है, कचरे के जो स्रोत होते हैं जहाँ पे कचरा फेंका है उसको क्या करना है, अलग करना है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसी को ध्यान में रखें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल व्यय वित्तीय व्यय से कार्यान्वित किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 5 वर्ष के लिए। स्वच्छ वायु, अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, इस बजट में 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए राशि मुहैया कराई जाएगी। यानी कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कितना, 2217 करोड़ रुपए 42 शहरी केंद्रों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी कि स्क्रैपिंग नीति। देखिए, पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए अलग से एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। क्या है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। इससे ईंधन दक्ष पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने और इस तरह के वाहन प्रदूषण तेल आयात बिल को कम करने में भी मदद मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो पुराने वाहन हैं वो एक तो प्रदूषण फैला रहे हैं प्लस तेल का भी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और जो बिल हमारे बढ़ जाते हैं किसके, तेल के, उसके लिए भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। देखिए, इसमें क्या किया गया ना, आपको कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, भारत सरकार 1 अप्रैल 2022 से ग्रीन टैक्स लागू करेगी। ग्रीन टैक्स यानी कि जो भी वाहन है 15 वर्ष से अधिक, अगर वो दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो उसे क्या दिया जाएगा, लगभग 30% क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, ग्रीन टैक्स, हरित कर एक तरह से। अब किसी गाड़ी 30% टैक्स है तो क्या वो टैक्स देगा, ये उसे बदल देगा, वो बदल नहीं चाहे क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं 30%। अब 15 वर्ष पुराने गाड़ी पर कोई टैक्स 30% क्यों देगा, इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, स्क्रैपिंग, आप उस गाड़ी को स्क्रैप कर दीजिए, मतलब वो ख़त्म कर दीजिए। तो इसी संबंधित ये नीतियाँ लाई जा रही है। इसमें देखिए, व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 वर्ष के पश्चात और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 वर्ष के पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस जांच करानी होगी। इस योजना का जो ब्यौरा है मंत्रालय द्वारा अलग से साझा किया जाएगा। यानी कि अभी जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी घोषणा तो कर दी गई, लेकिन में कौन कौन सी नीतियाँ लाएगी, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, उसे बाद में बताएगी कौन, मंत्रालय। इसके बाद जैसे ही मंत्रालय बताएगी फिर हम आपके सामने इसे प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है वैक्सीन से संबंधित। न्यूमोकॉल वैक्सीन क्या है, निमोनिया से संबंधित एक वैक्सीन है।
न्यूमोकॉल वैक्सीन एक भारत निर्मित उत्पाद है, वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक सीमित है। यानी कि अभी कहाँ सिर्फ 5 राज्यों तक ही इसे दिया जा रहा है। किसे? न्यूमोकॉल वैक्सीन या निमोनिया से संबंधित वैक्सीन है, को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी कि इस वैक्सीन को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे जो है प्रति वर्ष 50,000 से अधिक बाल मृत्यु को रोका जा सकता है। यानी कि जो वैक्सीन है वो कारगर साबित हुआ है 5 राज्यों में, और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए इसे अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, बजट अनुमान 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। यानी कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना दिया गया? 35,000 करोड़ रुपए। इसे भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है बजट 2021-22 में, तो 35,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में जो अनुमान लगाया गया 2,23,846 करोड़ रुपए है, और पिछले बार जो था 94,452 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी की गई 2020-21 और 2021-22 में, लगभग 137% की बढ़ोतरी की गई। क्यों? क्योंकि कोविड-19 आपको पता है पूरे साल भर जो भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंचाता रहा, वो इस कारण से जो भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा इस बार जोर दिया किस पे? स्वास्थ्य पर। इसलिए जो स्वास्थ्य का जो बजट है 137% तक बढ़ा दिया गया है। अब दूसरा जो पिलर है भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना। जैसा कि भारत सरकार ने कहा था कि वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी, तो इसी संबंधित एक क्या योजना लाया गया है? आत्मनिर्भर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लाया गया, PLI, यानी कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इसका पूरा नाम है। क्या कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लिए हमारे विनिर्माण क्षेत्र को सतत आधार पर दोहरे अंक में बढ़ाना होगा। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसे क्या है? डबल डिजिट में लाना है। इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें भी आगे जो भी आएगी उसे हम शामिल कर लेंगे। पहले हम इसके बारे में देखते हैं बजट में क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए PLI योजनाएं घोषित की गई। कितने सेक्टर के लिए? 13 सेक्टर के लिए। इसके लिए सरकार वित्त वर्ष 2021-22 से आरंभ करके अगले 5 वर्ष में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध है। यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए खर्च करेगी। यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाने में वैश्विक चैंपियन सृजित और पोषण करने तथा हमारे युवाओं को नौकरी देने में सहायता करेगी। ये जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है कितने सेक्टर के लिए? 13 सेक्टर के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी अगले 5 वर्षों में? 1.97 लाख रुपए। यह रोजगार सृजित करेगा और भारत को वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद करेगा। इसे मैंने एक मित्रा यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क भी शुरू किया जाएगा। देखिए, कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सक्षम बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए PLI योजना के अतिरिक्त, हमने अभी देखा ऊपर PLI योजना को के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क की एक योजना लॉन्च की जाएगी। आगे जो योजना आएगी वो भी बजट में उतना प्रावधान तो नहीं किया गया, जो भी आएगा हम उसे बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो प्रावधान किएगा वो हम देखते हैं। तो मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की जाएगी, ये PLI योजना के अतिरिक्त होगा। यह निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करेगी। ये प्लग एंड प्ले है। मान लीजिए ये तमिलनाडु है, अब यहाँ से और इधर से यूरोप से या फिर जापान से कोई देश आता है, वो चाहता है कि हम यहाँ चेन्नई में या फिर यहाँ पर
उड़ीसा में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसी सुविधा होगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगाना चाहता है, तो उसे बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है, प्लस बहुत सारे उसे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो इन सब को पूरा करने में काफ़ी समय लग जाता है, और कंपनी उसको लगभग 5 से 10 वर्ष का भी कभी कभी समय लग जाते हैं। किसी किसी जो लाइसेंस लेने में महीनों लग जाते हैं, ऐसा करने में उसे बहुत समय लग जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मित्रा योजना शुरू करेगी, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मतलब आप आइए और सीधे इन्वेस्ट करिए और अपना काम शुरू कीजिए। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले मतलब हम अपने चार्जर को उठाएं और प्लग करें और अपने मोबाइल या फिर किसी चीज़ को चार्ज कर ले, यानी कि कहीं जाने हमें चार्जर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से यह जो सुविधा बनाई जाएगी, यानी आप आइए और प्लग कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 3 वर्षों में कुल कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7। फिर से हम इसे देख लेते हैं। ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यह 3 वर्षों में कितने 7 टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करेगी। ये पीएलआई योजना के अतिरिक्त होगी। उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टमेंट को लाना। अब अवसंरचना के लिए क्या क्या काम किया गया इसे देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जिसकी घोषणा दिसंबर 19 में की गई थी। ये जगह नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 2019 में। एनआईपी 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च की गई थी। परियोजना पाइपलाइन का विस्तार करके इसमें अब 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया। उस समय जो था 6,835 परियोजनाएं शामिल थी। किसमें? एनआईपी में। एनआईपी में अब कितनी शामिल हो गई है? 74,000 परियोजना। ये देखिए इस प्रकार से योजनाएं जो आएगी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और जो भी योजनाएं आएगी, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यानी कि बजट में जो भी आपको टर्म्स आते हैं उन सब के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो भी दिक्कत आएगी वो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इसमें देखिए 1.10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 217 परियोजनाओं को पूरी की जाएगी। इसके अलावा एनआईपी एक विशिष्ट लक्ष्य है, इसके बारे में बताया गया कि जिसे यह सरकार आगामी वर्षों में हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार और वित्तीय सेक्टर दोनों से वित्त पोषण में भारी वृद्धि अपेक्षित होगी। यानी कि सरकार और जो वित्तीय सेक्टर्स हैं दोनों से यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। इस बजट में इसे हासिल करने के लिए 3 कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ये जो है एनआईपी, इसे पूरा करने के लिए 3 बातों पर जोर दिया गया है। ये देखिए मेन यही जो है ना, यहीं से आगे बजट में शुरुआत होगी। यानी कि जो अवसंरचना है, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन की बात हो रही है मीडिया में, यहीं से शुरू होती है। देखिए इसे पूरा करने के लिए ये जो 74,000 परियोजनाएं 7400 परियोजनाएं पूरा की जाएगी, इसके लिए 3 कदम उठाए जाएंगे। पहला क्या है? संस्थागत संरचनाएं सृजित करना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है इसे शुरू करेंगे, ये तो हर सरकार करती ही करती है, यानी कि संस्थागत संरचना। दूसरा है अस्थियों के मुद्रीकरण पर जोर। ये जो एसेट्स होते हैं उसके मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। जैसा कि मीडिया में या फिर अन्य खबरों में बताया जाए प्राइवेटाइजेशन। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है कि हमने मान लीजिए ये कंपनी है, मान लीजिए एनटीपीसी, तो इसमें क्या होगा, इसको हम पूरी तरह से रिलायंस को या फिर किसी भी कंपनी को दे दिया जाएगा, तो ये होगा प्राइवेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का अर्थ है कि नहीं, हम और दोनों यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिल करके इसे चलाएगी, तो ये हुआ मोनेटाइजेशन। यानी कि कुछ हिस्से को उसके प्राइवेट किया जाएगा, ना कि पूरे तरह से। जबकि प्राइवेट का अर्थ है कि पूरी तरह से कर दिया जाएगा। और तीसरा है केंद्रीय तथा राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय के हिस्सों में बढ़ोतरी करके। इसमें जैसा कि एफआरबीएम जो एक्ट है, एफआरबीएम, तो इसमें क्या किया गया है कि जो पहले जो था एसजीडीपी यानी कि स्टेट का जो जीडीपी होता है
उसका 3% ही RBI से वो क्या ले सकती थी, लोन ले सकती थी, यानी कि ऋण ले सकती थी, जिसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4%। तो यह तो प्रावधान किया गया इसके लिए। और इसके अलावा जो है विशेष स्थिति में, जैसे कि आपदा आ गया या कोविड-19 महामारी आ गई, पैंडेमिक आ गया, तो उसमें क्या करेगा, ये जो 4 पॉइंट है, पहले क्या था 3.5%, इसे अब 4.5% बढ़ा दिया गया। तो इसे तो अब हम जो बढ़ेंगे इसके साथ आगे देखते हैं। देखिए, विकास वित्तीय संस्थान DFI के बारे में। ये क्या है, अवसंरचना वित्त पोषण। इसको जो स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। देखिए, DFI स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। DFI यानी कि विकास वित्तीय संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इस संस्था के जो पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, किसमें, बजट द्वारा। इस DFI के लिए 3 वर्षों के समय में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का उधारी पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों जैसे कि इन्विट और रिट का ऋण वित्त पोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा। ये देखिए, इन्विट पहले जानते हैं और रिट जानते हैं। जैसे होता क्या है कि किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मान लीजिए कि इसमें इन्वेस्ट लाना है निवेशकों के द्वारा, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन्विट बनाया जाता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो क्या, अब संरचना में जो अवसंरचना के जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है इन्विट नाम का। और दूसरा ट्रस्ट होता है रिट, REIT। तो ये क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रिट बनाया जाता है। उसी संबंधित आगे देखते हैं। देखिए, संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना अस्थियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। यानी कि जो ब्राउनफील्ड अवसंरचना है, ये ब्राउनफील्ड क्या हो गया, एक ग्रीन होता है एक ब्राउन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक जगह है, इसे A और B में बांट दीजिए आप। तो A जो होगा आपका है, यहाँ पे मान लीजिए कि NTPC या फिर OICL, ये फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई और ये जीर्ण अवस्था में जा रही है। तो ये क्या, इसे उद्धार करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या बनाया जाएगा, इन्विट। हाँ, और ये जो है पूरी तरह से खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैक या जीरो है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये तो बनाएगा। तो ये ब्राउनफील्ड है, तो ये क्या हो गया, ब्राउनफील्ड। यहाँ पे यानी कि जहाँ पर पहले से कुछ बनी हुई है, और ग्रीनफील्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इनको शुरू करने के लिए देखिए, ब्राउनफील्ड अवसंरचना की अस्थियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लॉन्च की। इसको सुधार करने के लिए क्या लाई जाएगी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। इसके अलावा उसे ट्रैक करने के लिए एक मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि बनाया जाता है, आज कहाँ डैशबोर्ड नहीं बनाया जाता है, ताकि निवेशकों को सुविधा प्राप्त होगा। अब इसमें एक कुछ महत्वपूर्ण उपाय बतलाए गए हैं इसमें मोनेटाइजेशन में, जैसे कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और PGCIL में प्रत्येक ने एक इन्विट बनाया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है। यानी कि NHI और PGCIL, इसने क्या बनाया है, इन्विट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगी। यानी कि इन दोनों ने पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या बनाया है, इन्विट को बनाया है। जैसे कि मैंने बताया इन्विट क्या होता है, ये देखिए, 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ प्रचलित हो रही 5 सड़कें NHI इन्विट को अंतरित की जाएगी। यानी कि देखिए, 5,000 करोड़ रुपये का जो सड़क है, अनुमानित सड़क है जो प्रचलित हो रही है,
उसमें से 5 सड़क जो है क्या होगा, इनविट में भेजा जाएगा। यानी कि अब जो निवेशक होंगे इन 5 क्षेत्रों में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यानी 5 सड़कों के लिए। अब इस पे जो भी टोल टैक्स वगैरह होगा उसकी हिस्सेदारी क्या होगी, सरकार के भी होगी और इन उद्योगपतियों की भी। तो यहाँ पे जो है एक तरह से मोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि ये जो इन्वेस्ट में, यानी कि वो जो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें भी कुछ लाभ चाहिए ना। तो क्या करें कि 5 सड़कों को क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट को सौंप रहे हैं ताकि ये जो लाभ हो वो दोनों में हिस्सेदारी किया जा सके। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपये मूल्य की ट्रांसमिशन एसेट PGCIL INVT यानी कि इन्विट को अंतरित कर रही है। जिस प्रकार से जो NHAI ने कितने 5 सड़कों को इन्विट को सौंपा है, उसी प्रकार से ये जो PGCIL है ये 7,000 करोड़ के जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं किसे दे रही है, इन्विट में। तो इन्विट आपको समझ में आ गया कि इन्विट क्या है, इसमें जो निवेशकों का एक समूह होता है ना, तो उसे सौंपती है। अब ये निवेशक इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें भी तो कुछ लाभ चाहिए, इस कारण से ये जो NHAI और PGCIL ने कदम उठाए हैं। इसके अलावा देखिए रेलवे भाड़ा जो कॉरिडोर होता है, रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर यानी कि रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट को चालू होने के पश्चात प्रचालन यानी कि ऑपरेशन और रख रखाव के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। यानी कि जो रेलवे RDFC जो बनाया जा रहा है, RDFC, इसको शुरू करने के बाद जैसे कि भारत सरकार जो है इस तरह से रेलवे का एक कॉरिडोर बना रही है इस तरह से। तो इसे जब शुरू किया जाएगा, अभी तो इन्विट के द्वारा इसे शुरू किया जाएगा, मतलब जी इसे पहले से वो बनाया जाएगा। अब इसे शुरू करने के बाद उसका जो ऑपरेशन यानी कि प्रचालन यानी कि इन ट्रेनों को चलाएगा कौन, और उसका रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस कौन करेगी, वह करेगी प्राइवेट कंपनियां। यानी कि मुद्रीकृत किया जा रहा है यहाँ पर, या पूरी तरह से प्राइवेट नहीं की जा रही है, बल्कि इसके से केवल प्रचालन और रख रखाव को दिया जा रहा है। इसके अलावा विमानपत्तनों का जो आगामी प्रचालन होता है यानी कि अपकमिंग ऑपरेशनल, यानी कि जो विमान आने वाले हैं उनका जो है क्या किया जाएगा, इसके अलावा उनका प्रबंधन को मुद्रीकृत किया जाएगा। इसके अलावा है अन्य प्रमुख अवसंरचना अस्थियों जो कि मुद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोल आउट की जाएंगी, वे हैं देखिए NHAI प्रचालनात्मक रोड टैक्स यानी कि NHAI ऑपरेशनल रोड टोल, PGCIL की ट्रांसमिशन एसेट्स को बता दिया आपने। उसके अलावा गेल, IOCL तथा HPCL की तेल और गैस पाइपलाइनें, Tier 2 और Tier 3 शहरों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो विमानपत्तन है उसे। अन्य रेलवे अवसंरचना, इसमें भी अन्य में क्या शामिल है इसे भारत सरकार अभी नहीं बताया है। इसके अलावा केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम जैसे कि लोध उद्यम वेयर हाउसिंग एसेट्स तथा NAFED, ये कृषि से संबंधित संस्थान है इससे। इसके अलावा खेल स्टेडियम को भी मोनेटाइज किया जाएगा। पूंजीगत जो बजट में तीव्र वृद्धि के लिए क्या किया गया है, 4,12,000 करोड़ रुपए का ये क्या किया गया, प्रदान किया गया है। इसके अलावा बजट अनुमान 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव 5.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा अवसंरचना के सृजन पर अपने बजट में अधिक खर्च करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। सड़क और राजमार्ग अवसंरचना से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कों का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही दिया गया है। यानी कि जो है टोटल कितना था, 13,000 किलोमीटर, उसके लिए है 5.35 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पहले दिया है,
जिसका 3800 किलोमीटर जो है निर्मित हो चुका है, यानी कि 13,000 किलोमीटर में 3800 किलोमीटर जो है निर्मित हो गया। किसके तहत? भारतमाला परियोजना के तहत। भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर जो शुरू करना था उसमें 3800 किलोमीटर जो है वो हो गया। इसके अलावा इस बजट में कितना 8500 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाए जाएंगे यानी भारतमाला परियोजना वो कितने हो जाएंगे? 11,000 किलोमीटर को पूर्ण किया जाएगा, यानी कि 13,000 किलोमीटर में से 11,000 किलोमीटर पूर्ण हो जाएंगे। सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए आर्थिक कॉरिडोर की भी योजना बनाई जा रही है, जो देखिए कुछ इस प्रकार से जो बताई गई है। पहला है तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। इनमें जो है मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थैचूर कॉरिडोर शामिल है। यानी कि तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपया से जो कॉरिडोर बनाएगा, कौन कौन सा कॉरिडोर है? मदुरई कोल्लम कॉरिडोर एक और चित्तूर थैचूर कॉरिडोर दूसरा। इसकी जो लेंथ है 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा केरल में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनाई जाएगी। इसके अलावा देखिए कोलकाता सिलीगुड़ी असम में भी बनाया जाएगा और इसके अलावा 1300 किलोमीटर से अधिक को कवर करते हुए 34,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षों में राज्य में निष्पादित किए जाएंगे। ये असम और पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय, जिसमें पूंजी के लिए 1,08,230 करोड़ रुपये है, को अब तक का सर्वाधिक राशि दी गई है। यानी कि पहले क्या था? 1,08,230, अब क्या किया? 1,18,101 करोड़ रुपया दिया गया है। अब रेलवे अवसंरचना यानी कि रेल बजट जो अब तो अलग से नहीं प्रस्तुत किया जाता है, उससे संबंधित है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। राष्ट्रीय रेल योजना कब तक है? 2030 तक। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। इसमें है उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना, मेक इन इंडिया को समर्थ बनाना आदि शामिल हैं। यह भी समन्वय जताया गया है कि जो पश्चिमी समर्पित भारा कॉरिडोर है और पूर्वी DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे देखिए ये नई दिल्ली से ये पश्चिम क्षेत्रों के लिए और ये पूर्वी क्षेत्रों के लिए, तो DFC जो है जून 2022 तक चालू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अन्य जो DFC बनाए जाएंगे वो देखिए पूर्वी DFC का सोननगर गोमोखंड, ये जो सोननगर है वो बिहार में है और गोमोखंड पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा गोमो दानकुनी भी जो कि 274 किलोमीटर का है, इसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है उसमें देखिए खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी कॉरिडोर, और इसके अलावा भुसावल से खड़गपुर के लिए और दानकुनी, ये भुसावल गुजरात में और खड़गपुर और दानकुनी वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। इटारसी कहाँ है? मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, तो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर पूछा जाए तो आप क्या उत्तर होगा? इटारसी से विजयवाड़ा। तो ये जो है अन्य जो DFC बनाए जाएंगे उसकी बात की जा रही है। यात्री सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ये जो ICF और LHB, इन ICF को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? LHB में। यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम LHB कोच आरंभ किए जाएंगे। यानी कैसा? विस्टाडोम कोच जो कि LHB तकनीक से लैस होगी, इसे शुरू किया जाएगा रेलवे द्वारा।
रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की एक रिकॉर्ड राशि, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है। यानी कि 1,10,000 करोड़ रुपये जो है लगभग, उसमें 1,07,000 वो पूंजीगत के लिए यानी पूंजी खर्च के लिए है। तो हम देखते हैं कि ICF और LHB में क्या अंतर। अब पहले जब जो ट्रेन देखते होंगे ये ब्लू रंग की, और अब जो देखते होंगे अब सिल्वर रंग की जो ट्रेनें आती है और रेड होता है उसमें, तो ये जो है LHB तकनीक से लैस है। पहले हम ICF के बारे में जानते हैं। ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये कहाँ पे स्थापित है? यह चेन्नई में है और ये 1952 में स्थापित हुई थी। जबकि LHB जो है लिंक, इसे बोलते हैं लिंक हॉपमैन वर्स, ये कपूरथला पंजाब में स्थापित है। कब? 2000 से। इसके जो कोचे होते हैं ICF की, जैसे कि AC, जनरल, स्लीपर, डेमू, एमू, मेमू आदि, ये सब आप कोच देखते होंगे जो हम लोग यूज करते हैं आम पब्लिक, जैसे कि AC, जनरल वगैरह, तो ये ICF में आ जाता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसकी जो अनुमान, जो एवरेज औसत होती है स्पीड, वो 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और इसके LHB के जो कोचे होते हैं, इसमें आप शामिल कर सकते हैं राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुपरफास्ट, हाई स्पीड। इन जो ट्रेनें होती हैं किस में आती हैं? LHB में। इसके जो औसत गति होती है 160 से 200 किलोमीटर प्रति आवर होती है। अब शहरी अवसंरचना की बात की जा रही है। इसमें क्या है कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च की जाएगी। यानी कि सार्वजनिक बस परिवहन के लिए एक अलग से योजना लाई जाएगी। यह योजना ऑटोमोबाइल सेक्टर को संवर्धित करेगी, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाएगी, हमारे युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करेगी और शहरी निवासियों के आगमन को सुविधाजनक बनाएगी। ये नॉर्मल सी बातें हैं, हर योजना में बतलाई जाती है। कुल 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो प्रचालन में है। देखिए कितने, 702 किलोमीटर जो अब तक है मेट्रो क्या है वो चल रहे हैं, तथा 1016 किलोमीटर मेट्रो और RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम 27 शहरों में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 2 मेट्रो प्रौद्योगिकी, मेट्रोलाइट और मेट्रो नीमो को भी शुरू किया जाएगा। ये देखिए, अपने मेट्रो को तो देखा होगा, अब मेट्रोलाइट क्या होता है? देखिए अपने यूरोप के शहरों में देखा होगा कि सड़कों पर वो मेट्रो दौड़ रही है ना, तो वो भी 6 से 8 बोगियाँ वो लेती है और उनके लिए भी एक अलग से ट्रैक बना रहता है। ट्रैक, चलिए हम दिखाते हैं आपको उसका पिक्चर एक। ये देखिए, जो मेट्रोलाइट होती है इस प्रकार से होती है, इनके लिए एक कॉरिडोर होते हैं, जबकि ये देखो मेट्रो आप देख सकते हैं, और इस सड़कों पे इसके लिए अलग से खर्च, जितनी मेट्रो में लगती है लागत उतनी नहीं होती है। अब देख सकते हैं इस प्रकार से हमने देखा होगा। और जो मेट्रो नीमो होता है वो देखिए उनका जो आकार होता है बसों के आकार के जैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए आप छोटे से देख सकते हैं, ये बसों के साथ आराम से सड़कों पर चल सकते हैं, हालांकि इनके लिए अलग ट्रैक होगी। तो मेट्रो लाइट होता है वो, उनका जो आकार होता है वो कितना मेट्रो के जैसा ही होता है, लेकिन वो सड़कों पे आराम से चल सकते हैं। और मेट्रो नीमो का आकार जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा मेट्रो नीमो, मेट्रो और मेट्रो लाइट को। ये राशि किस प्रकार से दी जाएगी उसके बारे में बात की जा रही है, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए एक बार। हम बात करते हैं विद्युत अवसंरचना के लिए। देखिए देश भर में जो डिस्कॉम कंपनियां होती हैं का एक अपना अधिकार होता है, चाहे वह सरकारी हो या निजी कंपनी है।
अब इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि जो डिस्कॉम कंपनियां होती है उनका एक अधिकार होता है, एक अधिकार। इसको इसमें क्या होता है कि उसके कारण जो आम पब्लिक है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी को बढ़ाने के लिए यानी कि जो कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है ताकि आम पब्लिक को फ़ायदा हो, इसीलिए जो प्रीपेड मीटर की बात की जा रही है। यानी कि अब उपभोक्ता के पास विकल्प होगा कि ए बी सी इन जो भी अच्छा सुविधा दे रहा उसके हम बिजली को प्राप्त करें या फिर उसके सर्विस को अवेल कर सकें। तो इसके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण यानी कि डिस्कॉम कंपनियाँ होती है, डिस्कॉम यानी कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सके। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक सोफिस्टिकेटेड वसुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र की योजना शुरू की जाएगी। एक योजना शुरू की जाएगी, अभी उसका नाम नहीं है। इसके अलावा देखिए, इस योजना से डिस्कॉम को यानी कि विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम का उन्नयन करना है। यानी कि जो स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है यानी कि रिचार्जेबल मीटर, वो उसे शुरू किया जाएगा। अभी बिहार जो है उसमें ट्रायल के तौर पर कई जिलों में इसे शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाएगा, यानी हाइड्रोजन मिशन। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2020 में जो 3rd री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को शुरू करने की घोषणा भी की थी। यानी कि जो 3rd री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें उन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन बनाने की घोषणा की थी। अब हम इस जलमार्ग और नौपतन मार्ग से संबंधित पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि जो बड़े बड़े पोर्ट होते हैं जो कि अपनी संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं, अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा। यानी इसका जो मैनेजमेंट अब प्राइवेट हाथों में जाएगी। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यानी पीपीपी के तहत प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी। यानी कि ये जो कुछ योजनाएं आने वाली है 7, उसकी लागत कितनी होगी? 2000 करोड़ रुपये। उसका उद्देश्य क्या होगा? ये जो पोर्ट होते हैं उसके मैनेजमेंट को निजीकरण करना। इसके अलावा भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। यानी कि मर्चेंट शिप को बढ़ाने के लिए एक योजना लाई जाएगी जिसमें मंत्रालयों और सीपीएसी के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जाएगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने के अलावा इंडियन सीफेरर के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर भी सुलभ हो सकेंगे। इसके अलावा भारत ने एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 को भी अधिनियमित किया है और यह हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन तक मतलब अपनी पहुंच कायम करेगा। ये हांगकांग कन्वेंशन इंटरनेशनल किससे संबंधित है? याद रखिएगा, यह शिपिंग से संबंधित है, शिपिंग से संबंधित। तो हांगकांग कन्वेंशन सीधा पूछ लिया जाएगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर अन्य परीक्षाओं में। तो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन किससे संबंधित है? यह शिपिंग से संबंधित है। इसकी चर्चा बजट में की गई, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 शिप रिसाइलिंग यार्ड्स को पहले ही जो है ना HKC अनुपालन सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। HKC यानी हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। किसे?
अलंग में जो स्थित है उसे। हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। देखिए, लोगों के जीवन में इस क्षेत्र ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित कदमों को उठाया गया, जैसे उज्ज्वला स्कीम, जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ, का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किया जा सके। यानी कि पहले 8 करोड़ तो थे ही, अब इसमें 1 करोड़ और शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोड़ा जाएगा। यानी सिटी गैस जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 3 वर्षों में कितने 100 शहरों को 100 जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना भी शुरू की जाएगी। जैसे कि आपसे ये जो बजट होते हैं ये ज़्यादातर मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं, तो पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो इसमें आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है, एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जाएगी। अब जो वित्तीय पूंजी, जैसे कि सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिट एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एक युक्ति संगत एकल सिक्योरिटी मार्केट कोड को तैयार किया जाएगा। यानी कि जो अलग अलग जो कोड होते हैं सेबी के, डिपॉजिटरी के, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, तो इनके लिए एक अलग से कोड बनाया है। जिस प्रकार से अभी श्रमिकों के लिए एक लेबर कोड लाया गया, उसी प्रकार से एक कोड लाया जाएगा इन सब के लिए। सरकार गिफ्ट GIFT IFC में एक विश्व स्तरीय या फिनटेक हब विकसित करने का भी प्रस्ताव लाएगी। ये गिफ्ट जो सिटी होते हैं अभी जो गुजरात में है, उसमें क्या लाएगी? एक फिनटेक हब बनाएगी। निवेशकों को संरक्षण देने की दिशा में सभी वित्तीय उत्पादों के प्रति सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक इन्वेस्टर चार्टर को भी लागू किया जाएगा। यानी कि जो हमने जैसे कि आपको पढ़ाया अभी इनविट और रिट, उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए एक चार्टर लागू किया जाएगा, ताकि उनके संरक्षण और जो भी उनको अधिकार पता हो कि उन भारत में उनके लिए क्या क्या अधिकार बनाया गया है, तो उसके लिए क्या लाया जाएगा? एक इन्वेस्टर चार्टर लाया जाएगा। इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र, जैसे कि गैर परंपरागत, जैसे कि बात किया गया हाइड्रोजन ऊर्जा, इसके अलावा आप सोलर ऊर्जा की बात कर सकते हैं। ये जो क्या होता है गैर परंपरागत में कोयला, ईंधन और इसके अलावा जो होते हैं जैसे कि तेल वगैरह, तो हम गैर परंपरागत की बात कर रहे हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, बीमा क्षेत्र से संबंधित जो है FDI को बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 क्या है? बीमा एक्ट 1938 में संशोधन, जिससे कंपनियों में FDI की जो सीमा है 49% से बढ़ाकर कितना करना है? 74% की जा सके, और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की स्वीकृति भी दी जा सके। इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज़्यादातर जो निदेशक और प्रबंधक होंगे वो क्या होंगे? रेजिडेंट इंडियन होंगे। ये बात की जा रही रेजिडेंट इंडियन, इंडियंस की नहीं, रेजिडेंट, यानी कि जो भारत में निवास कर रहे हैं। निवास तो कोई भी कर सकते हैं, है ना? तो रेजिडेंट इंडियन की बात की जा रही है, जिसमें कम से कम 50% जो निदेशक हो स्वतंत्र निदेशक हो गए और लाभ का एक विशेष प्रतिशत समान रूप से आरक्षित
रखा जाएगा। यानी कि जो एफडी, ये जो बीमा होते हैं, इंश्योरेंस, इसमें एफडीआई को बढ़ाने की बात की जा रही है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान भी किए जा रहे हैं, जैसे 49 से 74% बढ़ाना, और इसमें निदेशक जो होंगे 50% जो होंगे रेजिडेंट इंडियन के होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने जो संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके, इसके लिए एक क्या किया जाएगा, एसेट रीएस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा। किसके लिए, पीएसबी जो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको संकटग्रस्त स्थिति से निकालने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ARC और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथ में लिया जा सके। इसके अलावा उसके बाद क्या किया जाएगा कि उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सकेगा और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके। ये जो वैकल्पिक निवेश कोष है, यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और NIP और जो भी जो टर्म आते हैं, इन सब को हम एक ही वीडियो में शामिल कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। पब्लिक सेक्टर बैंक के पुनः जो कैपिटलाइजेशन के लिए प्रावधान किया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए का पुनः पूंजीकरण किया जा सकेगा। आपने पहले भी देखा होगा कि भारत सरकार ने बैंकों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए उन्हें कैपिटलाइजेशन यानी कि उसको पूंजी देती रहती है। तो इस वर्ष जो है 20,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब ये है जमा बीमा। पिछले वर्ष क्या किया गया था, इसमें सुधार किया गया था, 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया गया। यानी कि आपकी जो जमा है, आपके बैंक में जितने भी जमा है, अगर बैंक डूबती है तो पहले क्या होता था कि 1 लाख रुपया तक का आपका जो है इंश्योरेंस, यानी 1 लाख आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे बढ़ा करके 2020-21 के जो बजट में क्या किया था कि 5 लाख कर दिया गया था, जिससे अब देखिए नया क्या प्रावधान किया गया है। देखिए पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपये तक किए जाने की अपनी मंजूरी दी थी। ये हुई पिछले साल की बात। इसी सत्र में DGCI जो एक्ट लाया गया, संशोधन करके एक प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी कि DGCI जो एक्ट 1961 है उसमें संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा। किस सत्र में, ये जो बजट सत्र चल रहा है। देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा कि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है, यदि कोई बैंक अपने दायित्वों को अस्थायी रूप से निर्वहन करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से और समय पूर्वक अपनी जमा राशि को देखिए ध्यान रखिएगा, उस सीमा तक प्राप्त कर सके जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। यानी कि मान लीजिए अभी तो एक लिमिट है 5 लाख रुपया, लेकिन जो संशोधन किया है DGCI एक्ट में, इसमें प्रति व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भाई आप कितने का बीमा करवाना चाहते हैं, तो बोलेगा कि हमें इतना बीमा करवाना है। अभी तो इसमें जो प्रावधान आएंगे उससे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आप 10 लाख रुपये है तो बोले मुझे 9 लाख तक जो है बीमा चाहिए, तो इसमें क्या प्रावधान है कि 9 लाख तक अगर बैंक डूबेगे भी तो इसे इसके द्वारा 9 लाख रुपए तक दे दिया जाएगा, तो यह कवरेज आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिलेगी जो उससे इस समय तनावग्रस्त है। इससे क्या होगा कि बैंकों पर लोगों का भरोसा भी होगा और लोगों पर बैंक का भी भरोसा होगा, दोनों को साथ लेकर जाए। तो इसमें एक और बार हम देख लेते हैं। यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से और समय पूर्वक अपनी जमा राशि को उस सीमा तक प्राप्त कर सके
जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। छोटे मोटे जो कर्जदार होते हैं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एनबीएफसी के लिए उनको न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसमें सरफेसी एक्ट यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए जो पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा है 50 लाख रुपये से वर्तमान स्तर कम करके 20 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव किया गया है। अब देखिए कंपनी मामलों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं। कंपनी मामले अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया है। यानी कि जो अब लघु कंपनियां की परिभाषा क्या होगी, इसके तहत देखिए, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपया से अनधिक। यानी कि देखिए अब जो लघु कंपनियां वह कहलाएगी जिसकी जो पेड अप कैपिटल होती है, प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपया होती थी पहले, उससे अब कितना कर दिया गया 2 करोड़ रुपए। यानी कि अब 2 करोड़ तक की जो प्रदत्त कैपिटल वाली कंपनियां होती है वो क्या कहलाएगी, लघु। इसके अलावा जो कारोबार की न्यूनतम सीमा थी वो पहले 2 करोड़ थी, अब 20 करोड़ तक जो व्यापार करेगी वह भी अब लघु कंपनियां कहलाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे जो कंपनियां होते हैं ना, निवेश ज़्यादा कर पाते हैं और व्यापार भी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एमएसएमई के तहत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि जो परिभाषा है उसमें बदलाव कर दिया है। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरत को पूरा करने में आसानी होगी। एक और है 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति भी अब कंपनी खोल सकता है। देखिए ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि प्रदत्त पूंजी जो होती है और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सके और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जा सके। इसमें और जो प्रावधान किए गए कि ओपीसी के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की जो सीमा है पहले 182 दिन रखी गई है, उसे 120 दिन किया जाए और अनिवासी भारतीय को भी भारत में अपनी ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाए। यानी कि 1 पर्सन कंपनी, अब कोई कंपनी खड़ा करने के लिए अब ये जो प्रावधान थे कि आपको 10 चाहिए मेंबर्स, ये नहीं है, अब कोई एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। इसके अलावा एनआरआई कोई भारत में ओपीसी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत, एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक कंपनियों के विवाद के समाधान के लिए बनाया गया था एनसीएलटी को। इसको क्या मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा ई कोर्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। तकनीक की बात करते हैं कि राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जो चलित जो है एमसीए है 21, एमसीए 21, ये वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, वर्जन 3.0 को शुरू किया जाएगा। इस वर्जन में ई स्क्रूटनी, ई एजुकेशनल, ई कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त जो मॉड्यूल्स होंगे। अब विनिवेश और रणनीतिक विक्रय संबंधित जो है देखिए, बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन है 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में आईडीबीआई बैंक यानी कि जो विनिवेश की बात की जा रही है
कि इनमें जो विनिवेश जो किया गया BPCL, एयर इंडिया, इन सब जो कंपनियां हैं उसमें पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो 2021-22 में IDBI के अलावा 2 और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनका क्या किया जाएगा, निजी करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी कि IDBI और ये जो अन्य कंपनियां हैं उसमें विनिवेश को तो बढ़ावा दे दिया गया है। अब इस बार जो IDBI के अलावा 2 और क्षेत्रीय सार्वजनिक बैंक जो होंगे उसको निजीकरण किया जाएगा। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी सत्र में इन संशोधनों के लिए एक कानून भी लाया जाएगा, यानी विधेयक एक लाया जाएगा। इसके अलावा देखिए 2021-22 में LIC का IPO भी लाया जाएगा। इसके लिए भी संशोधन किया जाएगा, उसके लिए विधेयक लाया जाएगा। कहाँ, बजट सत्र में। तो देखिए LIC का IPO आप देखते होंगे सेंसेक्स या निफ्टी, तो वहाँ पर इन्वेस्टर लाने के लिए फिर निवेशकों से पैसा संग्रहित करने के लिए एक जो भी कंपनी तो पहले IPO जारी करती है। मान लीजिए कि यही LIC है, इसे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ये सेंसेक्स से अभी तो क्या है, इसे भारत सरकार से या RBI से पैसे मिलते हैं, लेकिन ये चाहती है कि नहीं अब हम पूंजी बाजार से भी पैसे उठाएं, तो इसके लिए क्या करेगी, एक IPO जारी करेगी। मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ या 10 करोड़ रुपए का IPO है, IPO। अब इसमें कितने इन्वेस्टर आते हैं वो इन्वेस्ट इसमें करेंगे, तो ये हुआ IPO। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की एक नीति लाई जाएगी। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है उसमें एक रणनीतिक विनिवेश के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी। अब जो उस नीति को लाया जाना था उसके सरकार ने क्या किया, अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया। ये देखिए सामरिक और गैर सामरिक दोनों क्षेत्रों में विनिवेश किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपने पास ऐसे 4 क्षेत्रों को ही रखा है जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी वो क्या किया जाएगा, विनिवेश किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बनाए रखा है। यानी अब जो मात्र 4 जो है सामरिक क्षेत्र के, उसे छोड़कर सभी में क्या किया जाएगा, निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी क्षेत्र बताया आपको, बाकी क्षेत्रों में निजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बीमार पड़े या घाटे में चलने वाले CPSE को समय से बंद करने के लिए एक ऐसे संशोधित तंत्र को लागू करने वाले हैं जिससे इन इकाइयों को समय से बंद किया जाए। विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपये प्राप्ति का अनुमान भी लगाया गया है। यानी कितना, 1,75,000 करोड़ रुपये। सरकारी वित्तीय सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत स्वायत्त शासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं। इससे ब्याज के रूप में आने वाली लागत बच जाएगी। यानी कि जो भी व्यक्ति अपना क्या ट्रेजरी से पैसे निकाल लेगा, इससे क्या जो उस ट्रेजरी पर पैसे जो देती है सरकार, इंटरेस्ट देती है, वो सरकार की बचेगी। एक तरह से सरकारी वित्तीय सुधार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत बनाने और इनकी संख्या को कम करने का विस्तृत कार्य योजना भी दिया गया। मतलब जो केंद्रीय प्रायोजित आप देख रहे हो कि योजना बहुत सारी चल रही है, तो इसे अब यह कम किया जाएगा मिनिमम। इसलिए जो छठा जो पिलर है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की बात की जा रही है। इसके अलावा बोला गया कि सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के लिए वचनबद्ध है और उनको हर तरह की सहायता देगी। सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सरल बनाने के लिए उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित किया जाएगा। तीसरा है आकांक्षी भारत, ये थर्ड पिलर है आकांक्षी भारत से संबंधित। इसमें जो है 4 को शामिल किया गया। देखिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र, दूसरा कृषि कल्याण और ग्रामीण भारत, तीसरा प्रवासी श्रमिक और मजदूर,
और चौथा वित्तीय समावेशन। तो आकांक्षी भारत में ये सब स्तंभ है जिसे हम एक एक करके आगे देखते हैं। पहला है कृषि। कृषि से संबंधित देखिए, एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार के जिंसों के मामले में उत्पादन का 1.5 गुना कीमत मिल सके। आगे से बतलाया गया कि गेहूं के मामले में कितनी राशि दी गई 2013 से 19 में 21 में, ये तुलना किया गया है। इसके अलावा जो बात किया गया कि स्वामित्व स्कीम, आपको पता है कि पिछले वर्ष स्वामित्व स्कीम शुरू किया गया था ग्रामीणों को उनके भूमि अधिकार से संबंधित। इस योजना के अंतर्गत गांव में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं और अब तक 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए जा चुके हैं। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ये जो स्वामित्व योजना है इसे कहाँ, पूरे देश में लागू किया जाएगा। कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना? 16.5 लाख रुपया कृषि ऋण को। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के क्षेत्र को और अधिक ऋण सुलभ करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना, 40,000 करोड़ रुपये किया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है। कितने? 5,000 करोड़ का नाबार्ड के अंतर्गत। इसमें 5,000 करोड़ रुपये और अधिक डालकर इसको दुगना किया जाएगा। किसको? माइक्रो इरिगेशन फंड को, यानी कि अब ये 10,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। इसके अलावा कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी, कौन सा? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। उसमें अन्य को भी शामिल किया गया। पहले क्या था? केवल टमाटर और प्याज थे और आलू। अब इसमें और 22 उत्पादों को शामिल किया गया है। ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा आई है उसको ध्यान में रखते हुए 1,000 और मंडियों को ई नाम के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि ये जो सफलता मिली है उसी को ध्यान में रखते हुए 1,000 और मंडियों को इसमें जोड़ा जाएगा। एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सके। मत्स्यिकी के लिए देखते हैं क्या कैसा प्रावधान किया गया। देखिए, आधुनिक मत्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडर सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के प्रस्ताव लाए गए हैं। शुरू में 5 बंदरगाहों को चयन किया गया, जैसे कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट का अर्थ क्या किया जाएगा? ये लैंडिंग, फिश लैंडिंग सेंटर बनाया जाएगा इन 5 बंदरगाहों पर। नदियों और जल मार्गों किनारे अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास किया जाएगा। नदियों और जल मार्ग के किनारे जो अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाह हैं उस पर। इसके अलावा सीवीड फार्मिंग। सीवीड क्या होता है? शैवाल। शैवाल फार्मिंग यह क्या किया जाएगा? जैसे कि ये जो तट होते हैं तो एक तटों के किनारे जो सीवीड होते हैं ये क्या होते हैं? मछलियों के लिए और अन्य जो पशु पक्षी होते हैं जैसे कि जलीय पशु पक्षी, वो क्या करते हैं? यहाँ पे अपना आवास बनाते हैं। तो ये जो सीवीड फार्मिंग है ये पर्यावरण के लिए और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तमिलनाडु में सीवीड पार्क। तो आपको समझ आएगा सीवीड पार्क क्या है और कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क। इसे भी ये एक प्रीलिम फैक्ट के रूप में मानिए ये पूछ सकता है। अब प्रवासी श्रमिक और मजदूर से संबंधित जो प्रावधान किया गया है, आपने देखा होगा कि जो बजट का शुरुआत हेल्थ से हुआ उसमें पूरी तरह से कोविड-19 से जो हमें असफलता मिली या फिर जो
समस्याएं सामने आई उसी को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए। इसी प्रकार से जो प्रवासी श्रमिक और मजदूर को जो समस्या सामने आई, उन्होंने जो समस्या का सामना किया उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। देखिए, एक राशन कार्ड की योजना 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो कि कवर किए गए कुल लाभार्थियों का 86% होता है। जो 4 शेष राज्य बच जाते हैं और संघ राज्य क्षेत्र में, वहाँ भी अगले कुछ महीनों में यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसके अलावा गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे पोर्टल शुरू करने का है जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सके। मतलब ये यहाँ जो काम करते हैं उनके बारे में एक सूचना आधारित पोर्टल बनाया जाएगा। इससे प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में भी मदद मिलेगी। अब एक सूचना पोर्टल जब रहेगा तो उस पर श्रमिकों से संबंधित सारी जानकारियाँ रहेगी, जिससे सरकार को योजना बनाने में, उनके लिए बीमा, कौशल आदि सुनिश्चित करने में सहायता मिल पाएगी। देखिए, विश्व भर में पहली बार नावों और प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड से संबंधित उन सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा इन श्रमिकों को। इसके अलावा महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाज़त होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी समय नियोजक पर पड़ने वाले अनुपालन भार को कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा ताकि वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकें। मतलब ये जो प्रेशर पड़ेंगे नियोजकों पर, उसे करने के लिए, कम करने के लिए क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा। और नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित। इसमें क्या गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई जा रही जो है स्टैंड अप योजना है। स्टैंड अप स्कीम के तहत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकताओं को 25% से कम करके 15% कर दिया गया है। यानी कि जो स्टैंड अप योजना के तहत जो अपने कारोबार खड़ा करते हैं उसके लिए मार्जिन मनी कितनी होती है, 25%, उसे कितना कम कर दिया गया, अब 15% हो गया है। इससे कृषि संबंधित क्रियाकलापों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शामिल किया जाएगा। इसमें एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चौथा पिलर जो है मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। इसके लिए देखिए, विद्यालय शिक्षा के लिए 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कितने सैनिक स्कूल? 100 और नए सैनिक स्कूल। ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है उच्चतर शिक्षा संबंधित। बजट 2019-20 में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठन करने के बारे में उल्लेख किया गया था। कब? 2019-20 में। उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष जो है एक विधेयक लाया जाएगा, यानी कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, इंडियन हाई एजुकेशन कमीशन, IHEC को स्थापित करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा इस बजट सत्र में। अधिकतर जो शहरों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है, इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही इनकी आंतरिक स्वायत्तता को भी बरकरार रखी जा सके, इसी उद्देश्य के लिए एक ग्रांट अलग से रखा जाएगा। इसके अलावा
लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना लेह में की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण से संबंधित क्या है कि जनजातीय क्षेत्र में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित, कितने 750 जो है और स्थापित किए जाएंगे। ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया और इसी प्रकार से पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपया किया गया है। और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ आवंटित किया। ये जो एकलव्य मॉडल होते हैं ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके लिए बनाए जाते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल। अब है नेक्स्ट है कौशल से संबंधित। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता ट्रेनिंग अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे कि युवाओं को अप्रेंटिस और अवसर मिल सके। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की गई थी। क्या 2019 में किसकी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। इन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस NRF की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकता परक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। ये अनुसंधान के लिए बनाया गया NRF को। डिजिटल लेन देन और अधिक बढ़ावा देने के लिए करोड़ रुपए निर्धारित किए गए जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें जो यहाँ पे टर्म छूट गए हैं इसे हम PDF में जब देंगे तो उसमें सुधार करके देंगे आपको। एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू करने की भी व्यवस्था की गई है ताकि शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को जो है भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाए। क्या है? राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है वो क्या करेगा? PSLV CS51 को लॉन्च करेगा जो अपने साथ ब्राज़ील का अमेजोनिया उपग्रह भी ले जाएगा। उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी ले जाएगा। कौन? PSLV CS51। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के लिए भारत के 4 अंतरिक्ष यात्री जो कि रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो मानव रहित जो पहला लॉन्च भेजा जाएगा 2021 में दिसंबर में भेजा जाएगा, यानी इस वर्ष। इसके अलावा एक डीप मिशन भी शुरू किया गया है जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपये इस बजट में प्रावधान किया गया है। डीप मिशन मतलब जी सागर में जो खोज किया है, खनिज वगैरह खोज किया जाता है उसके लिए। और छठा जो पिलर है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इसमें क्या? 56 सहवर्ग स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों यानी कि एफिलिएट हेल्थ केयर प्रैक्टिस का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वृत्ति यानी कि नेशनल एफिलिएट प्रोफेशनल कमीशन विधेयक लाया जाएगा, यानी कि इनका शामिल करके एक NAPC लाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो है जैसे कि आगामी जनगणना के भारत के इतिहास में पहली डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने बता दिया आपको, पुर्तगाल के बारे में बता दिया और बंगाल के बारे में बता दिया आपको। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट होगा बजट का जो पार्ट 2 वो कल यानी कि संडे को पब्लिश होगा। उसमें हम आंकड़े को देखेंगे कौन कौन से आंकड़े नए आए हैं। तो इस बजट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।